नमस्ते दोस्तों। आज के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं शरद तायडे महाराणा प्रताप विद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इयत्ता 10वीं की हिंदी विषय का जो 9वां पाठ है, रीढ़ के हड्डी, उस पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रीढ़ की हड्डी इस पाठ में जगदीश चंद्र माथुर लेखक ने हमारी भारतीय अलग अलग विचारधाराओं में से जो अलग अलग प्रकार के विचार लोगों में हमें दिखते हैं, जो स्त्री शिक्षा का समर्थन करने वाली विचारधारा और स्त्री शिक्षा को समर्थन न करने वाली विचारधारा को हमारे सामने व्यक्त किया है। दोस्तों, उमा इस एकांकिका का मेन प्रमुख पात्र है। उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है, रामस्वरूप उसके पिता है, प्रेमा उसकी माता है, शंकर यह एक पढ़ा लिखा युवक है जो उमा को शादी के लिए देखने आता है, और गोपाल दास उसके पिता है। इस प्रकार दोस्तों, यह इस पात्रों के माध्यम से भारतीय यह व्यवस्था को हमारे सामने रखने का प्रयास लेखक ने किया है। चलो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार आगे क्या होता है। रतन, अभी आगे देखो। रतन, बाबूजी बाबूजी धीमे आवाज में बोलता है। राम स्वरूप बोलते हैं दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर बोलते हैं, नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। दोस्तों, उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका बेटा और उनका परिवार आया है, और इसके लिए पिताजी को चिंता है, यानी रामस्वरूप को चिंता है। वह अपने बेटे को एक संदेश भिजवाते हैं कि बेटा, वो अगर गाने को बोलेंगे तो थोड़ा सा गा देना, मेहमान खुश हो जाएंगे, उनको आपका गाना अच्छा लगेगा। इस प्रकार अपनी बेटी को यह संदेश भिजवाते हैं और आने वाले मेहमानों का वो स्वागत करते हैं। उनको पूछते हैं कि आपको मेरा घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लेकिन गोपाल प्रसाद बताते हैं कि टांगे वाले को आपका घर पता था, इसके लिए कुछ तकलीफ नहीं हुई। इस प्रकार दोस्तों, यह बातचीत चल रही है। राम स्वरूप बोलते हैं हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, म्हणजे यानी दो लड़के की तरफ मुंह करके वो देखते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितनी दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर बाबू यानी देखने आया हुआ लड़का, वह राम स्वरूप जी उनको पूछते हैं कि आपको कितनी दिन की छुट्टियां हैं? फिर शंकर बोलता है, जी यही कोई साल 2 साल। दोस्तों, साल 2 साल की छुट्टियां। राम स्वरूप पूछते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितनी दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहते हैं, जी कॉलेज की तो कोई छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में अब कितने साल भर रहा होगा? शंकर बोलता है, जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल। शंकर बोलता है, हाँ हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। यानी जो लड़का है मार्जिन रखता है, यानी वह उसको पता है कि जो कोर्स वह कर रहा है वो 1 साल का कोर्स उसको पूरा करने में 2 साल लगेंगे। इस प्रकार उस लड़के की जो पढ़ाई लिखाई किस प्रकार की है, इस संवाद के माध्यम से हमें पता चलता है। दोस्तों, अगर आगे देखो, गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस की यानी आगे देखो, रामस्वरूप कहते हैं चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओहो अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद लड़की को देखने आया है अपने बेटे के साथ, और
अपने बेटे का ब्याह करने की बात को वो क्या बोलता है? बिजनेस। फिर गोपाल प्रसाद किस विचारधारा का व्यक्ति है? वह हमें समझ में आता है कि बेटे की शादी को वो क्या बोलता है? बिजनेस बोलता है। मशीन छापने वाला उसका बेटा, ऐसा उसको बिजनेस का एक भाग लगता है दोस्तों। आगे राम प्रसाद के समझ में नहीं आता है, फिर राम प्रसाद बिजनेस बिजनेस, फिर वो समझ लेते हैं कि अच्छा अच्छा, फिर वो बोलते हैं कि जरा नाश्ता तो कर लीजिए, फिर बिजनेस की बातें होते रहेंगी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? राम स्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। अंदर जाते हैं गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर बोलता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तक तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर बैकबोन है, यानी शंकर को बोन का प्रॉब्लम है और वो झुक के बैठा है। वैसा वह लड़की को देखने आया है और इस प्रकार की बातें कर रहा है दोस्तों। यानी वो कितना समझदार है, इस प्रकार से हमें उसकी इस बोलने से समझ में आता है। आगे देखो दोस्तों, फिर आगे क्या होता है? गोपाल प्रसाद आगे और आखिर गोपाल प्रसाद बोलते, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देता है, मेज यानी टेबल पर रख देता है। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, यानी गोपाल प्रसाद बोलते कि आपने आखिर चाय और हमारे नाश्ते का प्रबंध कर ही दिया। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको इलायची चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? इलायती, आपको इलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय पसंद है? वह उनको पूछते हैं। आगे देखो, गोपाल प्रसाद बोलते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। गोपाल प्रसाद की मांग देखिए, क्या बोलते हैं? आधा दूध, आधी चाय और चीनी ज़्यादा डाल के दीजिए। शंकर खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। वह अपने पिताजी को एक तंग कसते हुए बोलता है कि सरकार अभी ज़्यादा चीनी खाने वाले पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद एक सोच रखता है कि सरकार चाहे जो कर ले, अगर सरकार को आमदनी चाहिए, आमदनी यानी इनकम, तो उन्हें एक ही टैक्स लेना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स, जो खूबसूरत है उन पर टैक्स लगा दो, बहुत इनकम आएगा गवर्नमेंट को। इस प्रकार की सोच राम प्रसाद रखते हैं। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़े हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे, कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ और वह टैक्स देता जाएगा। इस प्रकार की विचार, इस प्रकार का सोच गोपाल प्रसाद का है। राम स्वरूप बताते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठा ही नहीं था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। राम स्वरूप बताते हैं कि अभी हर एक व्यक्ति को लगता है कि वह खूबसूरत है और इस पर टैक्स लगाना आपने खूब सोचा। राम स्वरूप बताते हैं शंकर की तरफ मुताबिक होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बोलते हैं, किस मामले में? राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। लड़की देखने गए हैं तो लड़की खूबसूरत है क्या? इस मामले में पिताजी शंकर को पूछते हैं कि आपका इस मामले में क्या ख्याल है कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना रोल होना चाहिए, कितना भाग होना चाहिए।
इस प्रकार फिर गोपाल प्रसाद बीच में ही बात काटते हुए बोलता है, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही ज़रूरी है और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जिस प्रकार लड़की खूबसूरत चाहिए और उसका जन्म पत्र भी जोड़ना चाहिए, पत्रिका देखकर ही शादी तय होगी, ऐसी विचारधारा वो रखते हैं रामस्वरूप जी। जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खूब मिला हुआ समझिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दो, फिर कुंडलियाँ अपने आप मिल जाएगी। इस प्रकार राम स्वरूप अपना विचार रखते हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं, कहते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई बुराई कर ले बस। यह विचार गोपाल प्रसाद एक प्रातिनिधिक स्वरूप पात्र के माध्यम से हमें समाज में अलग अलग दिखते हैं और वह बताने का प्रयास किया है। राम स्वरूप हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और उनकी नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। उमा को पढ़ाई लिखाई के कारण चश्मा लगा है और वह पान का जो तस्तरी है यानी जो डिब्बा है वो लेके आती है, वो रखती है, तो उसका जो पल्लू रहता है वो ऊपर हो जाता है, तो उसको बाप बेटों को उमा का वो चश्मा दिख जाता है। फिर शंकर प्रसाद और गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा। राम स्वरूप जरा सबका कराकर जी, वह पिछले महीने में इसकी आँखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता तय हो इसके लिए क्या क्या पापड़ बेनता है, यह हमें क्या क्या मजबूरियाँ सहता है, यह हमें याद देखने को मिल रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं हुआ कुछ, यानी इसने कुछ पढ़ाई लिखाई की, इसके वजह से तो इसके आँख खराब नहीं हुई, इस प्रकार का विचार वो रखता है। नहीं साहब, रामस्वरूप बोलते हैं, वो तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप हाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है, जो हारमोनियम रखा है उसके पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। गोपाल प्रसाद लड़की का निरीक्षण करते हैं, जैसा वो उस वस्तु को खरीदने के लिए आए हैं, अपने बेटे की शादी का मामला नहीं, इस प्रकार वह अपने को व्यक्त कर रहे हैं। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ? जी हाँ, रामस्वरूप बोलते हैं, जी हाँ सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक हाथ गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उनकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। शंकर के नज़रों से नज़र मिलने से वह अपना गाना रोक देती है। इस प्रकार रामस्वरूप आगे क्या बोलते हैं, क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। उमा कुछ नहीं बोलती है। रामस्वरूप हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे होती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी यह सीती है। आगे देखो गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे करते हुए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सटपकाते हुए हैं। रामस्वरूप जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ जरा शर्माती है। इनाम तो इसमें
इस प्रकार दोस्तों लड़की को देखने आए इस गोपाल प्रसाद शंकर के माध्यम से किस प्रकार लड़कियों को देखने आए हुए लोग अलग अलग अपने अपने तरीकों से प्रश्न करते हैं और उस सब प्रश्नों का सवाल उस लड़की ने सही ढंग से देना चाहिए ऐसा सोचते हैं। उस लड़की को कुछ पसंद है नहीं है, उसे कैसा लग रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है दोस्तों। इसी प्रकार पढ़ना लिखना, जो लड़का पढ़ा लिखा है उसे अपने पढ़ाई लिखाई से किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए ये नहीं समझ में आ सकता तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ काम की नहीं है दोस्तों। आगे का वीडियो है, आगे का जो पार्ट है अगले वीडियो में देखेंगे।